तो हेलो गाइज, माय नेम इज हितेश रुहेल एंड वेलकम टू नॉलेज विद हितेश। तो चलो आज हम आगे बढ़ाते हैं हमारी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की सीरीज़ को, और आज है इसकी लास्ट वीडियो। आज जो हमारी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की सीरीज़ है, आज है इसका लास्ट पार्ट। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम लिखते हैं हमारी एंशिएंट हिस्ट्री। ठीक है, हमारी एंशिएंट हिस्ट्री है जो इंडिया की, उसका आज है लास्ट पार्ट। और अगर आपको याद हो तो लास्ट वीडियोस में हमने क्या कवर करा था। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था हमारे जो पोस्ट मॉडर्न एरा है, सॉरी, हमने जो पोस्ट गुप्तन एरा है उसको हमने कवर किया था, आगे देखा था ना, उसको ख़त्म किया। और उसी का ही पार्ट था हमारा, जो हमारा ये लास्ट पार्ट आ जाता है हमारा, क्या आता है हमारा, आ जाता है संगम एज। अगर आपको याद हो तो अभी तक हमने जो हमारा पोस्ट गुप्तन एरा है, इसके अंदर हमने मेनली कहाँ तक देखा था, हमने हमारा जो नॉर्थ इंडिया है वहाँ तक देखा था, और हमारा डेक्कन इंडिया। ठीक है, यहीं पे जो डायनेस्टीज आती हैं उनके बारे में हमने जाना था। लेकिन इसी टाइम पे साउथ इंडिया के अंदर एक अलग से एज चल रही थी, जिसको हम जानते हैं संगम एज के बारे में। ठीक है, संगम एज के नाम से जानते हैं। सबसे पहले लिखते हैं इसका टाइम पीरियड। तो ये चलता है लगभग आपका 3rd सेंचुरी बीसी से लेके आपका 3rd सेंचुरी एडी तक। ये जो एज है हमारी संगम एज 3rd सेंचुरी बीसी से लेके 3rd सेंचुरी एडी तक चलती है। ठीक है, अब ये संगम एज मेनली है क्या। तो देखो, जैसे कि संगम से ही आपको पता चल रहा है, संगम मतलब होता है मिलन। जब इस टाइम पे काफ़ी हमारे जो पॉइट्स थे, है ना, तमिल पॉइट्स उस टाइम के, और हमारे जो स्कॉलर्स थे वो एक जगह उन्होंने मीटिंग्स वगैरह की। ठीक है, वो बैठे, उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा। तो ये वही टाइम पीरियड है, इसी को कहा जाता है संगम एज। ठीक है, तो ये किसके लिए है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। हमारा जो तमिल लिटरेचर है, इसके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। और इस टाइम पे ऐसे ही क्या हुआ था, हमारे जो संगम एकेडमिक्स है, संगम एकेडमिक्स ऑफ पॉइट्स, है ना, इनकी एक एकेडमिक हुई थी, संगम हुई थी, पॉइट्स एंड स्कॉलर्स। और कहाँ पे हुई थी, जगह भी आपको पता होनी चाहिए। तो प्लेस है वो मदुराई, इसलिए मदुराई इंपॉर्टेंट है तभी से। ये भी एक एंशिएंट सिटी है, आपको पता होना चाहिए मदुराई के बारे में। ठीक है, और इसके जो इसी टाइम पे, संगम एज के टाइम पे, जो 3 डायनेस्टीज थी जिन्होंने हमारे साउथ इंडिया को कैप्चर कर रखा था, तो जिनकी चलती थी, आप कह सकते हो कौन सी 3 डायनेस्टीज थी। तो उन 3 डायनेस्टी के नाम थे ये 3 डायनेस्टीज। देखो, पहली थी हमारी चोला, फिर है चेरा, और फिर है पांड्या। ठीक है, तो चोला, चेरा, पांड्या, ये 3 डायनेस्टी थी हमारी, जिन्होंने इस टाइम पे साउथ इंडिया में हमारा, अगर आपको याद हो तो तमिलनाडु वाला जो एरिया है हमारा, इस एरिया पे तमिलनाडु, केरला आपका, है ना, और आंध्र प्रदेश का लोअर पार्ट, ये सारी चीज़ें जो थी उस टाइम पे, यहाँ पे ये कौन सी थी, ये 3 डायनेस्टी थी, चोला, चेरा एंड आपका पांड्या। ये 3 डायनेस्टीज़ यहाँ पे रूल कर रही थी उस टाइम पे। और ये 3 डायनेस्टीज़ आपस में लड़ती भी रहती थी, है ना, आपस में कोलिशन भी कर लेती थी। किसी 2 डायनेस्टी कोलिशन कर लेगी तीसरे को हराने के लिए, मतलब तीनों में ही आपस में यहाँ पे विवाद चल रहे थे, काफ़ी लड़ाइयाँ भी चलती थी। तो इसी टाइम पे क्या होता है, हमारा संगम एज हो जाती है। ठीक है, जो इस वीडियो में अगर हम देखेंगे एंशिएंट हिस्ट्री के परस्पेक्टिव से, अगर मैं आपको बताऊं, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमें संगम एज के लिए हमें इंपॉर्टेंट है उतना ही हम जानेंगे। हालांकि इनके बाद, जैसे चोला की बात करूँ मैं, चोला के बारे में अगर हम यहाँ पे आप पढ़ेंगे आज, तो हम सिर्फ ये देखेंगे कि चोलास का क्या कंट्रीब्यूशन रहा संगम एज में। एज इसकी इंडिपेंडेंट डायनेस्टी, हम ये मिडिवल का पार्ट हो जाता है, हमारी जो अर्ली मिडिवल डायनेस्टीज होती हैं उनका पार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इनके बारे में हम वहाँ देखेंगे, पांड्यास के बारे में देखेंगे, फिर पल्लवास भी थे हमारे, है ना, चालुक्यास भी थे, इन सब के बारे में हम मिडिवल हिस्ट्री में बात करेंगे। यहाँ पे जो हम इनके बारे में पढ़ेंगे, ये अलग एक माना जाता है, इनको एंशिएंट चोलास कहा जाता है, और ये संगम एज का पार्ट है। ठीक है, अब बात आती है कि भाई ये जो संगम हुआ, संगम एज है ना, ये पैट्रोनेज किसने किया, इसको फाइनेंशियली सपोर्ट किसने किया। तो इनको फाइनेंशियली सपोर्ट किन्होंने किया, पांड्याज ने किया, पैट्रोनेज किया। ठीक है, पैट्रोनेज का मतलब होता है फाइनेंशियली सपोर्ट देना किसी भी चीज़ को, चाहे कोई मॉन्यूमेंट्स हो, है ना। तो आप देखोगे काफ़ी किंग्स बनाते हैं, मॉन्यूमेंट्स बनाए हैं अब तक किंग्स ने, और काफ़ी अलग अलग बिल्डिंग्स बनाई हैं। और हमारी जो ये भी जो बड़ा काम है, देखो काफ़ी अलग अलग जगहों से स्कॉलर्स आए थे, पोइट्स आए थे, सब बैठ के एक
अपनी कुछ तमिल लिटरेचर में कंट्रीब्यूट करते हैं, तो उसको क्या कहेंगे हम, पैट्रोनेज। ठीक है, और किन्होंने सपोर्ट किया, पांड्याज ने। ठीक है, तो अभी आप इनके बारे में देखो, यही सब इतना आपको पता होना चाहिए इनके बारे में। और एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारा जो संगम एज है, हमारे जो हिस्टोरियंस है ना, जो हिस्ट्रीज की बारे में इंफॉर्मेशन रखते हैं, जो पढ़ते हैं, उन्होंने, हिस्टोरियंस ने भी हमारे संगम एज को क्या कहा है, क्लासिकल एज, क्लासिकल एज ऑफ तमिल, क्लासिकल एज ऑफ तमिल, है ना। और हमारे साउथ इंडिया की भी काफ़ी क्लासिकल एज है, जो क्योंकि इस टाइम पे मैंने क्या बताया, तमिल लिटरेचर में काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्क हुए हैं, है ना। एज अ लैंग्वेज भी हमने कहाँ से देखी, इसी टाइम पे सब जो फर्स्ट बुक लिखी गई थी तमिल लिटरेचर से रिलेटेड, वो इसकी लैंग्वेज के बारे में लिखी गई थी, है ना। तो वो कौन सी थी, इसी टाइम पे लिखी गई थी, संगम एज। ये कौन सी थी, क्या थी, किसने लिखी, ये सब हम आगे बात करेंगे इस बारे में। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम एक एक डायनेस्टी को बारे में पकड़ेंगे, इनको, चोलास को, चेरास को, पांड्यास को, और हमें जितना पता होगा ब्रीफ में देखेंगे, काफ़ी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ब्रीफ में देखेंगे इनके बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है जो हमें पता होनी चाहिए, जो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, तो वो कवर करेंगे। ठीक है, तो चलो अब सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे चोलास के बारे में। देखो भाई, चोलास के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैंने बताया, डिटेल में नहीं जाएंगे, ऊपर से हम पढ़ेंगे। जो चोला, जो मेन डायनेस्टी है, एज अ इंडिपेंडेंट डायनेस्टी, इसके बारे में हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। कहाँ पे, जो हमारे इंपीरियल चोलास हैं, जो हमारा मिडीवियल हिस्ट्री का पार्ट है, वहाँ पे। ये सिर्फ संगम एज का पार्ट है, जितना ये संगम एज का पार्ट था उतना हम देखेंगे इसमें, क्योंकि हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, हम अभी पढ़ रहे हैं संगम एज। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं चोलास थे, इनका एरिया कहाँ था, तो आपको पता होना चाहिए इनका सेंट्रल एंड आपका नॉर्दर्न एरिया, नॉर्दर्न तमिलनाडु, है ना। और आप कह सकते हो हमारा जो कावेरी डेल्टा है, वहाँ पे कावेरी रिवर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर है हमारे साउथ इंडिया की, तो उसका जो डेल्टा है वहाँ तक इनका था डेल्टा। ठीक है, अब बात करते हैं इनके मेन पोर्ट की। इनके जो मेन पोर्ट थे, पोर्ट्स होते हैं ना, समुद्र के किनारे हम पोर्ट्स बना लेते हैं, जहाँ पे हमारा ट्रेड एंड कॉमर्स हमारा काफ़ी वर्क करता है पोर्ट से, तो वो वाले, तो एक आपका पुहार कह सकते हो आप। ठीक है, पुहार और कावेरीपट्टम, कावेरी पट्टिनम। ठीक है, ये थे। अब बात करते हैं इनके कैपिटल की। तो देखो इनकी कैपिटल कहाँ थी, उरैरूर। उरैरूर थी इनकी कैपिटल। तो कैपिटल भी अगर आ जाती है आपके एग्जाम में कि चोलास की संगम एज के टाइम पे मतलब कैपिटल कहाँ थी, तो उरैरूर, आपको मार्क करना है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए इनके पास बहुत, जब इनके पास पोर्ट है खुद का, ये देखो मेन पोर्ट है ना, पुहार या फिर कावेरीपट्टम, तो इनके पास क्या होगा, इनके पास नेवी होगी, आज सक्सेसफुल नेवी। ऐसा माना जाता है कि इंडिया में जो सबसे पहले जो नेवीज बनाई थी, है ना, सबसे एंशिएंट टाइम पे किन्होंने बनाई थी, सबसे पहले क्रेडिट जाता है चोलास को। ठीक है, और अगर मैं बात करूं कि फादर ऑफ नेवी किनको कहते हैं, तो कहते हैं हमारे शिवाजी महाराज जो थे। ठीक है, छत्रपति शिवाजी महाराज जो हमारे मराठास थे, उनको क्रेडिट जाता है फादर ऑफ इंडियन नेवी का। और चोलास को कहते हैं हम कि इन्होंने फर्स्ट टाइम, सबसे एंशिएंट टाइम पे जो एक पूरी नेवी बनाई थी, जिनके अंदर आप एक प्रॉपर आप कह सकते हो कि नेवी है, तो वो किन्होंने बनाई थी, चोलास ने। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपसे, इनका लोगो लिख देता हूं, लोगो भी था इनका। इनके जो फ्लैग होते थे उन पे लोगो क्या होता था, एक टाइगर था चोलास की पे, येलो कलर का टाइगर था, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। अब देखो, अब बात करते हैं इनके जो इम्पोर्टेंट किंग थे, इम्पोर्टेंट किंग जिनका काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा संगम एज में, तो वो कौन थे, उनका नाम था करिकला। ये भी आपको पता होना चाहिए, करिकला। करिकला कहाँ से रिलेटेड है, चोलास से। ठीक है, अब इन्होंने क्या काम करा था, इन्होंने देखो, इन्होंने अपने टाइम पे पूरे होल तमिलनाडु को कैप्चर कर लिया था। ठीक है, इसके अलावा अगर आपने देखा होगा, पुहार हमने पढ़ा ऊपर, ये जो पोर्ट है ये भी इन्होंने बनाया था, ऐसा माना जाता है, बिल्ट पुहार। ठीक है, तो इतना आपको करिकला के बारे में पता होना चाहिए। और इन्हीं टाइम पे हमें ना, जो हमारी संगम, जैसे आपने पढ़ा होगा वैदिक एज में हमने पढ़ा था वैदिक हिम्स, है ना, भजन टाइप थे, तो इस टाइम पे भी भजन वगैरह लिखे गए। ये लगा लो, वो नॉर्थ इंडिया में हमारा जो वैदिक एज था, जैसे वैदिक एज था वो नॉर्थ इंडिया में हमारा था ना एक तरह से, जो आप उस टाइम पे काफ़ी हमारे जो संस्कृत लैंग्वेज है, हमारे जो हिंदुज़म है, उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट काम हुए।
उसी तरीके से जो तमिल का जो सबसे जो इम्पोर्टेंट काम हुए तमिल लिटरेचर में, वो हुए थे संगम एज में। तो यहाँ पे भी हिम्स थी, भजन थे। तो काफ़ी हिम्स हमें देखने को मिलती है जो हमें बताती है बैटल ऑफ वेनी। अब बैटल ऑफ वेनी क्या है, ये कौन सी लड़ाई थी, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये लड़ाई थी किनके बीच, एक तरफ थे हमारे चोला के जो किंग थे करिकला, ठीक है, वर्सेस दूसरी तरफ देखो कौन था, दूसरी तरफ थे हमारे, अभी हमने पढ़ा चोलाज, तो ये हैं चेराज पांड्याज के बारे में, है ना। तो उनका कोयलेशन था, कोयलेशन मतलब ग्रुप बना रखा था, कोयलेशन ऑफ चेराज और आपका पांड्याज एंड अदर 11 किंग्स। ये जो 11 किंग है कौन थे, छोटे मोटे राजा थे, है ना, उस जगह के छोटे मोटे राजा, वो भी इनके साथ मिलके जीत लड़ते हैं। तो उसके अंदर जीतता कौन है आपको पता होना चाहिए, करिकला वॉन। ये हमें कहाँ पता चलता है, इसमें पता चलता है हमारी जो संगम एज की हिम्स है वहाँ से, ठीक है। तो इतना आपको जो चोलास के बारे में पता होना चाहिए, इतना आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं हमारे चेरा के बारे में। जो हमारे चेराज थे उनके बारे में जान लेते हैं, क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो जो चेराज थे हमारे, है ना, जैसे मैंने बताया साउथ इंडिया में ही था। तो अब बात करते हैं इनके एरिया के बारे में। एरिया में थे ये तमिलनाडु, तमिलनाडु TN का मतलब तमिलनाडु, ठीक है, समझ जाना। तमिलनाडु में कहाँ पे, जो कोंगू एरिया था तमिलनाडु का, वहाँ पे। और तमिलनाडु के बाद अब ये जो आपका केरला है, केरला का आज का आपका देखोगे आप सेंट्रल एंड आपका नॉर्दर्न केरला, ठीक है, यहाँ पे थे। एरिया तमिलनाडु में कोंगू एरिया और केरला में सेंट्रल एंड नॉर्दर्न। अब बात करते हैं इनकी कैपिटल की। कैपिटल थी इनकी वंजी, ठीक है, और कैपिटल वंजी हो गई। अब बात करते हैं इनके मेन पोर्ट्स की। तो इनके जो मेन पोर्ट्स थे जहां से ये ट्रेड वगैरह करते थे अपना, वो थे इनके, एक था इनका था मुसीरी एंड टोंडी। ये नाम आपको थोड़ा लगेंगे लेकिन आपको ऐसे याद करना पड़ेगा, मुसीरी एंड टोंडी, ठीक है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए इनका जो फ्लैग था, फ्लैग के ऊपर क्या था इनका, फ्लैग के ऊपर था इनका जो सिंबल था वो था बॉ एंड एरो, जिसको आपने देखा होगा हम हिंदी में कहते हैं तीर कमान, है ना। तीर कमान होता है जो हमारी पूरी महाभारत और रामायण तीर कमानों से हो गई, तो वही वाला बॉ एंड एरो था इनके फ्लैग का, इनका जो सिंबल था वो। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे चेराज थे इन्होंने ट्रेड किया था किनके साथ, ट्रेडेड विद रोमन्स, रोमन्स के साथ भी इनका ट्रेड होता था, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं इनके जो फेमस रूलर थे संगम एज के, उनका नाम क्या था। जो फेमस रूलर जिन्होंने संगम एज में काफ़ी मतलब अपना जो चेराज के टाइम पे अपनी इंपॉर्टेंस दिखाई थी, सेंगुट्टू वन, सेंगुट्टू वन, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए सेंगुट्टू वन है, इनको हम किस नाम से बुलाते हैं, एक तो रेड चेरा के नाम से एंड गुड चेरा, इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। रेड चेरा एंड आपका गुड चेरा, इसको इधर लिख देता हूं मैं, ठीक है। चेरा डायनेस्टी के बारे में आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए। अब बात करते हैं हम पांड्या डायनेस्टी की। तो देखो पांड्या डायनेस्टी के बारे में आपको ज़्यादा तो नहीं पता होना चाहिए, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है इनके बारे में। अगर मैं बताऊं आपको, देखो सबसे पहले बात करते हैं इनका एरिया। एरिया में थे ये आपका जो मॉडर्न डे का जो आपका क्या कहते हैं उसको, साउथ तमिलनाडु है ना, वही वाला। आज के टाइम पे आपने देखा होगा साउथ इंडिया में जो तमिलनाडु है हमारा, उसी एरिया के आसपास थे कौन थे, पांड्यास। तो आपको ये भी इनका एरिया पता होना चाहिए। इसके अलावा इनकी जो कैपिटल है वो थी इनकी कैपिटल मदुराई में, ये भी पता होना चाहिए इनकी कैपिटल कहाँ थी भाई। अब बात करते हैं इनके पोर्ट की। इनका पोर्ट कौन सा था, कोरकई, कोरकई पोर्ट था इनका, ठीक है। और फ्लैग की मैं बात करूं तो फ्लैग पे इनकी थी फिश, मछली, मछली की फोटो होती थी इनके फ्लैग पे, ठीक है। इनके फ्लैग पे थी बो एंड एरो की चेराज के। और अगर चोलाज की बात करूं तो उनके फ्लैग पे एक टाइगर था, हमने देखा था, है ना। और फ्लैग पे थी इनकी थी फिश। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए जो संगम एज थी इन्होंने ही पैट्रोनेज किया था,
संगम एज पैट्रोनेज्ड। ठीक है, इतना आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। अब हम बात करेंगे इनकी जो लिटरेचर है, जो इंपॉर्टेंट वर्क हुए हैं इन टाइम पे, संगम एज के टाइम पे, उनके बारे में। तो चलो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलो अब हम बात करते हैं हमारे जो इंपॉर्टेंट तमिल लिटरेचर हुए हैं, है ना, इंपॉर्टेंट तमिल संगम एज में ही जो हमारे इंपॉर्टेंट तमिल लिटरेचर में जो काम हुए हैं उनके बारे में। लिटरेचर वर्क्स जो काम हुए हैं, जिसके अंदर सबसे पहले आती है हमारी, जिसका नाम है तोलका पीएम। तोलका पीएम, ठीक है। अब आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, बुक का नाम है तोलका पीएम। सबसे पहले तो उनके राइटर का नाम पता होना चाहिए, किन्होंने लिखी है, तोलका पियार ने। फर्स्ट पीस ऑफ तमिल लिटरेचर है, आप ऐसे लिख सकते हो, फर्स्ट पीस ऑफ तमिल लिटरेचर। संगम एज में सबसे पहले तमिल में लिटरेचर में जो काम हुआ था, सबसे पहले किस में हुआ था, तोलका पीएम में। और इनके जो राइटर थे, ये जो तोलका पियार है, ये कौन है, इनके राइटर है जिन्होंने लिखा था। ठीक है, आपको पता होना चाहिए इनके बारे में। और ये फर्स्ट पीस ऑफ तमिल लिटरेचर है, और इसके अंदर मेनली क्या है, अगर आप देखो तो इसके अंदर है स्टडी ऑफ तमिल लैंग्वेज। ठीक है, ये है कोई फर्स्ट बुक। अब बात करते हैं सेकंड बुक की। सेकंड आपको पता होना चाहिए, इट्टू तो गई। इट्टू तो गई, ये क्या है, ये भी एक बुक है। इसके अंदर 8, इसके एक ग्रुप ऑफ बुक है, इसके अंदर 8 बुक्स है, अलग अलग 8 काम किए हैं, तो 8 वर्क्स हम लिख सकते हैं। और इसलिए आपको पता होना चाहिए इनके बारे में कि ये जो है, इसको किस नाम से जाना जाता है, इसको कहते हैं हम 8 एंथोलॉजीज। 8 एंथोलॉजीज, ठीक है। एग्जाम में आ जाएगा आपके कि 8 एंथोलॉजीज किसको कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए इट्टू तो गई को, और 8 वर्क्स किस में हुए हैं, इट्टू तो गई को। ठीक है, अब ऐसे ही आपकी एक है हमारी, ये हो गई तोलका पीएम और इट्टू तो गई। अब एक है पट्टू पट्टू। ठीक है, पट्टू पट्टू, जैसे ही मैंने आपको ये बताया था, इट्टू तो गई, इसके अंदर कितने काम हुए थे, 8। पट्टू पट्टू में कितने हुए हैं हमारे, 10 वर्क। तो आपको ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, ये 10 काम हुए हैं, 10 हमारी इसके अलग अलग सब डिवीज़न हैं, बुक्स हैं, जिसको कंपाइल करके क्या कहते हैं हम, पट्टू पट्टू। अब आता है एक इम्पॉर्टेंट जो फोर्थ है, वो है हमारा पत्थीनैन की कनक्कू। देखो भाई, नाम आपको ऐसे ही याद करने पड़ेंगे, पत्थीनैनकिल कनक्कू। ये है, इसको भी आपको याद रखना है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारा जो तमिल वर्क है। ठीक है, इस संगम एज के टाइम का, पत्थीनैनकिल कनक्कू। तो ये जो 4 हैं, इतना आप इनको याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं पास्ट ईयर्स में, तो चांसेस रहते हैं कि फिर से रिपीट हों, है ना, और तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। तो इसी के साथ हमारी जो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की जो सीरीज़ है, वो यहीं पे ख़त्म हो जाती है। और अब जो नेक्स्ट वीडियो हिस्ट्री की आएगी, वो आएगी हमारी मिडीवियल हिस्ट्री ऑफ इंडिया की। उसके बाद फिर हम देखेंगे कैसे राजपूत किंगडम्स का मतलब डेवलपमेंट होती है, और फिर राजपूत के बाद हमारा मुस्लिम्स का इन्वेजन होता है इंडिया के अंदर। ठीक है, फिर वहाँ से हमारी दिल्ली सल्तनत आती है, दिल्ली सल्तनत के बाद फिर हमारे मुगल्स आते हैं, फिर वहाँ पे वो ख़त्म हो जाती है हमारी मिडीवियल, फिर वहाँ से हमारी मॉडर्न स्टार्ट हो जाती है। तो ठीक है, फिर ये हमारा जो हो गया काम हमारा संगम एज का, और ये यहीं तक ही है हमारी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।